चलिए तो बात करें स्पेशल मशीन की अगर, तो ये स्पेशल मशीन के अंतर्गत आती है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। ठीक, अभी आपने पढ़ी थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर्स में आपने देखा होगा कि हम डबली एक्साइटेड मोटर होती थी, उसका जो स्टेटर था, जो फील्ड था वो एसी जो स्टेटर था, ठीक है, स्टेटर को एसी सप्लाई से एनर्जाइज करते थे और जो रोटर था मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता था, जो फील्ड था उसको हम डीसी सप्लाई देते थे। ठीक है, तो वो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर साइज में बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की। तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स जो होती हैं डबली एक्साइटेड मोटर नहीं होती हैं, इनको केवल सिंगल सप्लाई से एक्साइट किया जाता है, मतलब कि इनके रोटर को कोई डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है। ठीक है, ना इनका रोटर कोई परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक, ना कोई इनमें स्लिप रिंग्स होती हैं, ना कोई इनमें ब्रश होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल होती है कंस्ट्रक्शन में, जस्ट लाइक एज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। बस इनका जो रोटर होता है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, तो स्पेशल मशीन के अंतर्गत आती है ये मोटर। ठीक, तो जैसे कि हिस्टेरिसिस मोटर है, रिलक्टेंस मोटर है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड होती है, बहुत बड़े साइज में नहीं बनाई जाती है, मतलब इतने बड़े साइज में, वो छोटे छोटे साइज में मोटर बनाई जाती है जनरली। ठीक है, और बहुत छोटे एप्लीकेशंस के लिए यूज होती हैं, जैसे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, क्लॉक्स, घड़ियाँ। ठीक है, अब फोटोकॉपी मशीन, ठीक, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इन सब में यूज होती हैं। ठीक, तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिर रिलक्टेंस मोटर की। किसकी? रिलक्टेंस। इस मोटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वितीय-स्तंभ मोटर। द्वितीय-स्तंभ मोटर। रिलक्टेंस मोटर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना जरूरी है रिलक्टेंस होता क्या है। रिलक्टेंस क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट का अपोज करता है। मतलब हम सीधी सीधी सी बात जानते हैं कि अगर हमारे पास में ये यहाँ पर सप्लाई है, ठीक है, ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है, और हम दो रास्ता देते हैं। ठीक, एक तो ये हाई रेजिस्टिव, सपोज करो बल्ब हमने लगा दिया, ठीक है, अब जो करंट फ्लो कर रही है वो किधर, यहाँ से, कहाँ से फ्लो कर रही है? वो सीधा ऐसे जाएगी और इस बल्ब से होते हुए आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको हम शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ से, एक सीधा तार यहाँ से यहाँ जोड़ दें, अब क्या होगा? अब करंट आपकी यहाँ पर नहीं जाएगी। ठीक है, अब जो करंट है, ये वाला जो पाथ था, सपोज करो ये वाला जो पूरा रास्ता था, ये वाला जो सर्किट था, इस सर्किट को नाम दे दिया हमने ए, और ये वाला जो शॉर्ट सर्किट है जिसको नाम दे दिया एस। अब जो करंट होगी वो करंट कहां से जाएगी? इस शॉर्ट सर्किट से पास हो जाएगी। मतलब करंट ने वो रास्ता चुना जिसका रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस कम था। ठीक है, इसी प्रकार जो मैग्नेटिक सर्किट होते हैं, जो चुंबकीय परिपथ होते हैं, उसमें भी एक रेजिस्टेंस के जैसे रिलक्टेंस होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो होती हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका विरोध करता है या अपोज करता है। फॉर दैट देखिए आप, ये कोई बार मैग्नेट है, ये कोई चुंबक है, ठीक है, ठीक, इसका ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया, इसमें से लाइंस निकल रही है, ये चुंबकीय फ्लक्स लाइंस निकलती है ऐसे। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रही है? हवा में फ्लो कर रही है। ठीक है, एयर। तो अभी क्या है, जहां से ये चुंबकीय फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही है, निकल रही है, जहां से ट्रेवल कर रही है, वहां पर क्या है? मिनिमम रिलक्टेंस। मतलब कि हम कह सकते हैं वहां पर जो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक सर्किट है, उसका जो रेजिस्टेंस है, उस मैग्नेटिक सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? रिलक्टेंस होगा। इसका रिलक्टेंस मिनिमम है। ठीक है, और साइड में यहाँ बाहर सब क्या है? मैक्सिमम है। अगर आप कोई भी आयरन की या कोई लोहे की कील यहाँ पर रख दें, ये चुंबकीय फ्लक्स लाइन से जा रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये चुंबकीय फ्लक्स लाइंस
आप क्या करेंगे, अगर आप मैग्नेट के पास में कोई लोहे की कील ले गए तो क्या होगी, वो चिपक जाएगी। तो सपोज करो ये हमने लोहे की कील मान ली, ठीक है। तो अब चुंबकीय फ्लक्स लाइंस ऐसे फ्लो नहीं करेंगे जैसे पहले ही कंडीशन में फ्लो कर रहे थे, अब सारे चुंबकीय लाइंस इसमें से फ्लो करेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, फिर दूसरी कंडीशन में इसको यहां पर चिपका लेंगे, ठीक है। सारे चुंबकीय लाइन किस में से निकलेंगे, इस लोहे की कील में से निकलेंगे, इस आयरन कील में से निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, क्योंकि इस लोहे की कील का इस आयरन का जो रिलेक्टेंस था, इसका जो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस है वो एयर से भी कम है, हवा से भी कम है, ठीक है। तो जो फ्लक्स लाइंस हैं उन फ्लक्स लाइंस को इस लोहे की कील का रिलेक्टेंस कम मिला कंपेयर टू एयर। हवा में उनको रिलेक्टेंस ज्यादा मिल रहा था, लोहे की कील का रिलेक्टेंस कम मिल रहा था, तो वो फ्लक्स लाइंस कहां से निकली, सारी की सारी लोहे की कील में से निकली, ठीक है। तो जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, इसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस होता है, ठीक है। फ्लक्स लाइंस वहां से फ्लो करती है जहां कम से कम रिलेक्टेंस उनको मिलता है, ठीक। जहां कम से कम रिलेक्टेंस उनको ऑप्शन में मिलेगा वो फ्लक्स लाइंस वहीं से फ्लो करेंगी, ठीक है। जिस प्रकार आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के मैंने दिखाया कि जब हम शॉर्ट सर्किट को शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट करने में क्या होता है, करंट फ्लो ज्यादा क्यों करती है, क्योंकि वो शॉर्ट रास्ता चुनती है, क्योंकि उसको ऑप्शन में कम रेजिस्टेंस वाला सर्किट मिला था। तो ये रिलेक्टेंस समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब इसी रिलेक्टेंस के प्रिंसिपल पर, इसी रिलेक्टेंस पर आधारित है हमारी ये रिलेक्टेंस मोटर। इस रिलेक्टेंस मोटर में क्या है, बिल्कुल सिंपल होती है, बिल्कुल ये सेम ऐसी होती है जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपने दी हुई है। देखिए ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं। तो इसका जो स्टेटर होता है वो स्टेटर इसका बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का होता है। उस स्टेटर में दो वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। एक कौन सी वाइंडिंग्स होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, मतलब मेन वाइंडिंग, और दूसरी कौन सी होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा होता है, इसमें हम कैपेसिटर भी जोड़ सकते हैं टू फेज बैलेंस मोटर बनाने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्टेटर जो होता है वो बिल्कुल सेम ऐसे होता है जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर होता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसका रिलेक्टेंस मोटर का स्टेटर तो सेम ऐसा ही होता है जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का होता है। अब रोटर की इसकी बात करें तो रोटर में हम क्या करते हैं, ये हमारा पूरा रोटर था, रोटर भी सेम ऐसा ही होता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब इस रोटर में से हमने कुछ भाग जो टीथ थे, कुछ दांत जो थे, इसके जो रोटर था पूरा, इस रोटर में से कुछ भाग हमने काट के निकाल दिया। बात समझ में आई? अब ये रोटर है हमारा कोई, ठीक है, ये हमने रोटर ले लिया, ठीक, ये रोटर हो गया, ठीक है। अब सपोज करो इस रोटर का जो ये हिस्सा है, ये वाला, ये हिस्सा, ये मैं काट के निकाल लूं, साफ, जहां नीचे साफ्ट आ रही है, इस साफ्ट तक ये हिस्सा काट के निकाल दूंगा, तो रोटर कैसा हो जाएगा, यहां से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? सपोज करो टू पोल रोटर इसको बना लेते हैं, अगर इसका दूसरी तरफ का हिस्सा भी काट के निकाल दिया जाए, तो देखिए रोटर में से खांचे बन जाएंगे, जैसे ये रोटर इधर को उभरा हुआ, इधर को उभरा हुआ, नीचे खांचा बन गया, ठीक है। बात समझ में आई? तो रोटर में से क्या होता है कि बीच बीच में से कुछ हिस्सा इसका भाग काट कर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और जो पोल बनते हैं, जो आपका सैलेंट जो उभरा हुआ हिस्सा है, वो आपका ऐसे पोल काम करता है। तो जब आप कुछ हिस्सा काट के निकाल दोगे रोटर में से, तो इस प्रकार हो जाएगा रोटर आपका, ये सब, ये यहाँ से हमने निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया। तो जो उभरा हुआ हिस्सा है, जो इसका बाहर निकले हुए हिस्से हैं, उनको हम बोलते हैं सैलेंट पोल,
अब ये हमारे रोटर पोल का काम करेंगे, ठीक है। बना बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। अच्छा, आप काट के निकाल दोगे तो जो कॉपर बार्स होते हैं तुमने देखे होंगे, वो तिरछे लगे होते हैं, वो कॉपर बार के हिस्से में ऐसे लगे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये कॉपर बार के हिस्से में ऐसे ही लगे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉपर बार हम हटा देंगे तो कॉपर बार हटाने से क्या होगा कि मोटर जो रोटर है हमारा कॉगिंग की कंडीशन में आ जाएगा। कॉगिंग मतलब स्टेटर पोल के साथ में स्टार्टिंग में लॉक हो जाएगा, घूम नहीं पाएगा। तो उसको दूर करने के लिए हम रोटर बार्स को बिल्कुल एज इट इज लगे रहने देते हैं, ठीक है। अब हमारे ये क्या होता है कि ये जो हमारे उभरे हुए हिस्से इसको हम बोलते हैं सैलिएंट पोल रोटर। यहाँ पे 4 पोल का सैलिएंट पोल रोटर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 पोल का सैलिएंट पोल रोटर, ठीक। तो ये हमारा अब रिलक्टेंस मोटर का रोटर बन गया, ठीक। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। बात समझ में आई? इसका जो अंदर का मटेरियल था वो आपने निकाल के बाहर निकाल दिया, ठीक है। रोटर बार्स अभी भी ऐसे ही लगे हुए हैं, इसमें ध्यान रखना, रोटर बार्स नहीं हटाएंगे वहां से, ठीक। अब होता क्या है, स्टेटर तो इसका बिल्कुल सेम है जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का था। तो जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसी प्रकार इसमें होगा। जब इसको सिंगल फेज सप्लाई इसको हम देंगे, ठीक है, तो मोटर जो होगी हमारी वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगी। भाई स्टेटर तो इसका बिल्कुल सेम है, स्टेटर में कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें तो हमने मेन वाइंडिंग में लगाई हुई है, स्टेटर स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाई हुई है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी डाला है, ठीक है। 2 फेज बैलेंस मोटर भी बनाया है, उसको कैपेसिटर भी लगाया है हमने। तो वो तो कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में रोटेटिंग टॉर्क जनरेट करेगा, ठीक है। रोटर बार्स इसमें लगे हुए हैं। तो आपकी जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती थी, बात समझ में आई? अब इसमें क्या होगा, रोटर में आपको फ्लक्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, और जब फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा तो ये मेन फ्लक्स का अपोज करेगा, ठीक है। और उसी इंट्रैक्शन की वजह से, उसी रिलेटिव स्पीड की वजह से क्या होगा, रोटर आपका घूमेगा। मतलब जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर घूम रहा था, जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है, बिल्कुल रिलक्टेंस मोटर भी उसी प्रकार स्टार्ट होगी, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही 75% स्पीड पर पहुंचेगी अपनी है, तो क्या होता था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, जैसे ही मोटर आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक पहुंचती थी, अपनी स्पीड के 75% या 80% स्पीड पर पहुंचती थी, तो क्या होता था उस टाइम उसमें, अबे रोटर जो है वो आपको 75% स्पीड पे पहुंच गया, तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच था वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, जैसे रोटर आपको अपनी 75 से 80% स्पीड पे पहुंचा, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो गया, उसने वो ओपन हो गया, उसने स्टार्टिंग वाइंडिंग जो रखी थी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मोटर आपकी मेन वाइंडिंग पर रन कर रही है, ठीक है। तो जब ये अपनी सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक पहुंच जाता है रोटर, तो उस वक्त क्या होता है, रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आई? अब वो रिलक्टेंस टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, मेन पॉइंट ये है, ठीक। अब देखिए वो रिलक्टेंस टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। ये हमने मान लिया ये हमारा स्टेटर है, ठीक है। ये क्या है, स्टेटर है। इसको हमने सिंगल फेज सप्लाई दी हुई है यहां से, ठीक। अब इसमें भी तो पोल्स बनेंगे भाई। होता क्या है, रोटर जो होता है हमारे इंडक्शन मोटर में, स्टेटर पोल्स को चेंज करता है। मतलब कि जो स्टेटर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी के पीछे पीछे भागता है रोटर भी हमारा, तो मतलब उससे थोड़ा सा पीछे रहता है इस स्पीड से। बात समझ में आई? तो होता क्या है कि सपोज करो अब ये हमारा रोटर का एन पोल है, एस पोल है, हमने इसका मान लिया। हम क्या मान लेंगे, इसका एन पोल यहां पर है, क्योंकि अब ये बन गया है, ठीक है।
अब इसको टेढ़ा करना थोड़ा सा फिर टाइम वेस्ट होना है इसमें, ठीक। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यही तो होता है, जो पोल्स होते हैं हमारा थोड़ा सा उससे मिलकर नहीं चलता है, लॉक कंडीशन में रहता है, बल्कि उससे थोड़ा सा पीछे चलता है। अब यहाँ पर ये हमारी एज ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह चल रहा है, तो ये हमारा एन पोल है, ठीक है, और इसका एस पोल यहाँ पर है। तो अब जब सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक होगा तो रिलक्टेंस टॉर्क जनरेट होगा। अब वो रिलक्टेंस टॉर्क जनरेट कैसे होगा? देखिए रिलक्टेंस मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्या करती है, वो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करती है। तो रोटर यहाँ पर क्या करेगा, वो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ की तरफ अलाइन होने की कोशिश करेगा, ठीक है, मतलब कि जहां पर मिनिमम रिलक्टेंस मिलेगा वहां पर रोटर अलाइन हो जाएगा। देखिए कैसे, ये इसका एन पोल है, ये इसका एस पोल है। अभी कंडीशन क्या है, जब ये एज ए इंडक्शन मोटर रन कर रहा है तो अभी कंडीशन क्या है कि इसमें जो फ्लक्स लाइंस निकल रही है वो ऐसे तिरछी हो रही है, ठीक है, बात समझ में आई? तो ये जो ऐसे तिरछी हो रही है, ठीक। अभी कंडीशन ये तब की जब सिंक्रोनस स्पीड के बिल्कुल नजदीक है, तब होगा क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, ठीक है, इसको यहां पर रिलक्टेंस कम मिलेगा और हवा में ये जो पोल है ये हमारा एयर है, ये हमारा एयर गैप है, ठीक है, इस एयर गैप में रिलक्टेंस इस पोल को ज्यादा मिलेगा। हालांकि ये ऐसे होनी चाहिए, फ्लक्स लाइन सीधी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये एयर से फ्लो नहीं करती, यहां से फ्लो नहीं करेंगी, ये जो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है यहां से ट्रेवल नहीं करेंगी, ये ट्रेवल करेंगी इस पोल से, क्योंकि उनको इस पोल पर रिलक्टेंस क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है, ठीक है, मिनिमम रिलक्टेंस मिलेगा यहाँ पर, और इसके कंपेयर में यहाँ पर रिलक्टेंस इनको ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा वाले रिलक्टेंस पाथ से थोड़ी ट्रेवल करेंगे। अब होगा क्या, ये जो फ्लक्स लाइंस है हमारी ये ऐसे ट्रेवल करेंगी, ऐसे जाएंगे यहाँ से, ठीक है, ये एन पोल है इसका और ये इसका एस पोल है। अब क्या होगा, जब ये नियर टू सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक रहेगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब ये एन पोल इस एस पोल को अपने बिल्कुल अलाइनमेंट में, अपने बिल्कुल सीध में खींच लेगा, ठीक है। इस रोटर को जो घूम रहा है ये पोल बिल्कुल अपने सीध में खींच लेगा। अब जो फ्लक्स लाइंस होंगी, ठीक है, अब ये अपने इसको मिनिमम, अब एन पोल यहां है, ठीक है, और ये अब इसके बिल्कुल सीध में आ जाएंगे, बात समझ में आई? अब ये इसका रोटर का ये पोल इसके एन पोल के साथ बिल्कुल सीध में आ जाएगा, इसके बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाएगा, और अल्टीमेटली कंडीशन क्या होगी, वही सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, लॉकिंग वाली। अब ये इसका रोटर का ये पोल स्टेटर के इस पोल के साथ लॉक हो जाएगा, ठीक है, और लॉक होने पर क्या होगा, रोटर इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ घूमेगा, मतलब रोटर अब आपका रोटेटिंग स्पीड पर घूमेगा, बात समझ में आई? तो जब सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक रोटर पहुंच जाता है तो उस वक्त क्या होता है, रिलक्टेंस टॉर्क जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, और रोटर जो है वो सिंक्रोनिज्म में खींच लिया जाता है, बात समझ में आ गई? और जब रोटर सिंक्रोनिज्म में खींच लिया जाएगा तो रोटर क्या करेगा, सिंक्रोनस स्पीड पर घूमेगा, ठीक। अभी तक जो रोटर घूम रहा था तुम्हारा वो बिलो द सिंक्रोनस स्पीड 75%, जहां पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपका कट हुआ था, ठीक है, ओपन हुआ था, वहां पर एज ए इंडक्शन टॉर्क ही था, ठीक। तो ये चीज समझ में आई। अब रोटर जो है ये सिंक्रोनस स्पीड पर घूमेगा और अपना जो इसका रेटेड टॉर्क है उस रेटेड टॉर्क के 200% तक, ठीक है, ये सिंक्रोनिज्म में रहेगा, मतलब अब लोड इसमें बढ़ाते चले जाओ तो 200% तक तो लोड को झेल लेगा सिंक्रोनाइजेशन में। लेकिन जैसे 200% के ऊपर आप लोड को निकाल लोगे, बढ़ा दोगे, तो एक लिमिट होती है, वही सिंक्रोनस, भाई आप 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को याद करो तो उसमें क्या होता है, वही एक लिमिट होती है लोड की, ठीक है। तो लोड जब बढ़ते चले जाओगे तो लोड क्या करेगा, रोटर का अपोज करता है, रोटर रोटेशन का जो रोटर है, लोड टॉर्क जो होता है वो रोटर टॉर्क का अपोजिट होता है जस्ट। तो लोड क्या करेगा, रोटर का अपोज करेगा, इसको रोटर को रोकने की कोशिश करेगा, तो
रोटर क्या करेगा, 200% के ऊपर जैसे लोड जाएगा, इसका जो रेटेड टॉर्क है हमने माना है, इस रेटेड टॉर्क के ऊपर 200% लोड टॉर्क के जाने के बाद ऊपर जैसे चला जाएगा तो रोटर आपका सिंक्रोनाइजेशन से बाहर आ जाएगा। जो सिंक्रोनिज्म है, जो लॉकिंग की कंडीशन है, टूट जाएगी। अब मोटर बंद नहीं होगी 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह, सॉरी 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की तरह मोटर यहाँ पर बंद नहीं होगी। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में आप क्या देख रहे थे, अगर सिंक्रोनाइजेशन से जैसे ही रोटर बाहर आ रहा था, जैसे सिंक्रोनिज्म टूट जाता था, मोटर एकदम से स्टॉप हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर मोटर बंद नहीं होगी, भले ये सिंक्रोनाइजेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये लॉकिंग की कंडीशन टूट जाएगी और ये रोटर फिर भी घूमता रहेगा एज ए इंडक्शन मोटर की तरह। और तब तक घूमेगा, ये कहां तक घूमेगा, 500% लोड टॉर्क तक घूमेगा। बात समझ में आई? जो इसका रेटेड टॉर्क है, उस रेटेड टॉर्क के 500% तक ये रोटर एज ए इंडक्शन मोटर की तरह घूमेगा। फिर लोड बढ़ाते चले जाएगा, बढ़ते चलेगा तो रोटर रुक जाएगा इसके ऊपर जाने के बाद। 500% को ऊपर जैसे लोड टॉर्क जाएगा आपका, वहां पर रोटर आपका रुक जाएगा। तो 200% तक तो वो सिंक्रोनस स्पीड में घूमता है, सिंक्रोनिज्म में रहता है, लेकिन 200% लोड टॉर्क के ऊपर क्रॉस कर जाने के बाद में क्या होता है, रोटर सिंक्रोनाइजेशन से, सिंक्रोनिज्म से बाहर आ जाता है, ठीक है, पुल आउट फ्रॉम सिंक्रोनिज्म एंड कंटिन्यू एज ए इंडक्शन मोटर, ठीक है। और मोटर आपका जो रोटर वो इंडक्शन मोटर की तरह मोटर आपकी चलेगी, ठीक है। इसका जो जनरली उपयोग है रिलक्टेंस मोटर का, इस रिलक्टेंस मोटर का जो उपयोग है वो जनरली कहां पर होता है, क्योंकि देखो क्या है, डीसी फील्ड एक्साइटेशन इसमें हमने नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लक्स है वो कम है, यहाँ पर फ्लक्स ज्यादा है। इसी नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स होने की वजह से क्या होता है, इसका पावर फैक्टर कम हो जाता है। पावर फैक्टर कम होगा, एफिशिएंसी भी कम होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसलिए इनको बहुत बड़ी साइज का मोटर नहीं बनाया जाता है। सपोज करो सेम किलोवाट की ये मोटर और सेम किलोवाट की इंडक्शन मोटर है, ठीक है, तो इसका साइज, रिलक्टेंस मोटर का साइज बड़ा होगा कंपेयर टू इंडक्शन मोटर। तो इनको बहुत बड़ी उसमें साइज में नहीं बनाया जाता है, इनको एक छोटे साइज में ही बनाया जाता है, लिमिटेड रखा जाता है इनका साइज, ठीक है। फ्यू वाट तक, कुछ वाट तक ही इनको रखा जाता है, ठीक। बस में इवन किलोवाट में भी नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो फ्यू वाट तक इनको रखा जाता है। और इनका जो मैक्सिमम उपयोग है वो कहाँ होता है, रिलक्टेंस मोटर, ये कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन में इनका उपयोग होता है। देखो सिंक्रोनस स्पीड पर जब रोटर आपका घूमेगा तो सिंक्रोनस स्पीड पर क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड पर ही घूमेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इनका उपयोग वहां किया जाता है जहां पर स्पीड कांस्टेंट हो, जैसे क्लॉक टाइमर्स, जो आपकी इलेक्ट्रिक क्लॉक होती हैं, जो आपकी बिजली की घड़ियां, लाइट वाली घड़ी होती है, इलेक्ट्रिक क्लॉक होती है, इलेक्ट्रिक क्लॉक टाइमर्स, सिग्नलिंग डिवाइस, जो सिग्नल डिवाइस होती है ना, सिग्नल घूमता है, ऊपर डिस्क घूमती है, सिग्नलिंग डिवाइस में होता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड फोटोग्राफ्स ईटीसी, जो रिकॉर्डिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें भी इसका उपयोग होता है। फोटोग्राफ्स वगैरह जो मशीनें होती हैं, फोटोकॉपिंग मशीन होती है, उनमें भी इसका उपयोग होता है। इसकी जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको और देख लेते हैं एक बार। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी लगभग ऐसी सेम है जैसे आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की थी, कैपेसिटर स्टार्ट, जो आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर थी, बिल्कुल सेम लगभग ऐसे ही इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हमारा टॉर्क हो गया और ये हमारी स्पीड होगी, ये हमारा टॉर्क हो गया, ठीक है। टॉर्क हम रेटिंग दे देते हैं 1 2 3 4 करके। ये 100% है, ये 200% टॉर्क, 300%, ठीक है, 400%, 500%, ठीक है। तो होगा क्या, अभी आपका जो मोटर स्टार्ट हुई थी, ठीक है, वो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में मोटर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो उस वक्त टॉर्क हमने मान लिया 300% टॉर्क पर आपकी स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा ही होता है हमेशा, यहां से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और ये है आपका अकेले मेन वाइंडिंग पर। ये जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है ये है मेन वाइंडिंग की, जो मेन वाइंडिंग पर रन करेगी मोटर आपकी।
ये है मेन प्लस ऑक्सिलरी। यहाँ पर आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपका क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। और जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होगा तो जैसे आप जानते हैं स्पीड बढ़ती है हमारी, टॉर्क क्या होता है, कम होता चला जाता है। और यहाँ पर आगे ये होता है पुलिंग टॉर्क, ठीक है। कौन सा टॉर्क होता है, पुलिंग टॉर्क। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग टॉर्क है, इस टॉर्क पर ये टॉर्क पर यूनिट का दे दिया गया है। पर यूनिट मतलब कोई खास इकाई, इसकी कोई पर्टिकुलर इकाई के लिए न्यूटन मीटर या कुछ भी पर यूनिट मान लिया तो 300% पर, ठीक है। 3 पर यूनिट टॉर्क पर इसका जो क्या है स्टार्टिंग टॉर्क है। ये मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग जब दोनों सर्किट में कनेक्ट थी तब ये वाला टॉर्क था। ये आपकी स्विचिंग स्पीड है, जब ऑक्सिलरी स्विच क्या हुआ, ओपन हो गया और अकेले मेन वाइंडिंग पर आपकी मोटर रन करने लगा। स्पीड बढ़ती है धीरे धीरे, और जब स्पीड बढ़ती चली जाती है टॉर्क एकदम से फॉल डाउन होता है, टॉर्क कम होता है। और यहाँ पर आकर इस यूनिट में 200% पर आकर रोटर जो है सिंक्रोनिज्म में खींच लिया जाता है। इस टॉर्क को हम बोलते हैं पुलिंग टॉर्क, मतलब कि इसमें पुल हुआ है, पुल इन सिंक्रोनिज्म। तो सिंक्रोनिज्म में टॉर्क को खींच लिया है तो इसलिए इसको बोलते हैं पुलिंग टॉर्क, ठीक है। तो ये 200% लोड टॉर्क तक काम करता है। इसके ऊपर टॉर्क लोड टॉर्क का बढ़ाते चले जाओगे तो रोटर सिंक्रोनाइजेशन से बाहर आ जाएगा, और फिर 500% लोड टॉर्क तक आपका रोटर एलिमिनेशन मोटर की तरह घूमेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और थी कि इसको तो मिटा दें, है ना। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो आपके रोटर के पोल की पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या पोजीशन है। अच्छा, जैसे कि ये है आपका यही तो था आपका रोटर, ये आपका स्टेटर है, ठीक है। तो इसका एन पोल यहाँ है, ठीक है, एस यहाँ है, तो ये फ्लक्स लाइन ऐसे करनी है। तो देखिए इसको सिंक्रोनाइजेशन आने के लिए, इसको सिंक्रोनाइज लॉक होने के लिए इस रोटर की एक कंडीशन होती है कि रोटर का जो इनर्शिया है वो कम से कम होना चाहिए। भाई इनर्शिया कम होगा तभी तो उसके साथ तेजी से मूव कर पाएगा। इनर्शिया कब होगा, जब इसका वेट कम होगा रोटर का। तो रिलेक्टेंस मोटर में ये जो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है, सॉरी हाँ, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर जो होती है उनके रोटर का वेट हमेशा कम ही रखा जाता है, क्योंकि अगर रोटर इनर्शिया ज्यादा होगा तो ये इसके साथ जल्दी से स्विच नहीं कर पाएगा, तेजी से मूव नहीं कर पाएगा। भाई ये तो इसको खींच रही है, लेकिन रोटर का इनर्शिया, इसका जो टॉर्क है, इसका जो फोर्स है, जो फ्लक्स, जो आपका ये रिलेक्टेंस टॉर्क लगा है यहाँ पर, ये रिलेक्टेंस टॉर्क इसके रोटर इनर्शिया के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए ना। बात समझ भाई, अगर इसका वेट ज्यादा होगा रोटर का, तो वेट होने की वजह से इनर्शिया भी ज्यादा होगा, तो एकदम से तेजी से नहीं घूम पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। तो वेट हल्का होगा तो किधर भी तेजी से घुमा लो, कोई भी चीज होती है भाई, कोई भारी चीज, आप भारी चीज को मूव कराते हो इधर उधर तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन चीज अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो हल्का है तो आप आसानी से इधर उधर हिला दोगे, बात समझ में आई। तो इसलिए रोटर का जो वेट होता है वो हल्का रखा जाता है ताकि रोटर इनर्शिया कम से कम हो और ये आसानी से इजीली सिंक्रोनिज्म में पुल कर लिया जाए, सिंक्रोनिज्म में खींच लिया जाए। तो इसलिए इसको बनाया जाता है। इसमें जो कॉपर बार्स होते हैं वो किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। जो बार होते हैं इसमें वो किसके होते हैं, वो एल्यूमिनियम के लगे होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम की ही आपकी एंड रिंग लगी होती है, ठीक है। रोटर का जो जनरली बनाया जाता है वो हम यूज करते हैं मोस्टली, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रोटर हम बनाए, ठीक है। भाषण में कोबाल्ट स्टील, क्रोम स्टील, ठीक है, इनका रोटर हम बनाए, ठीक। तो जो बार होते हैं इसके वो एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि रोटर का जो वेट है वो हल्का रखा जाता है, ठीक है। भाषण में एप्लीकेशंस इसकी होती हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, फोटोग्राफ्स मशीन हो गई, ठीक है,